प्यारे बच्चों, मैं सूर्यकांत तिवारी आपका माई स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम लोग क्लास 9th के अपने फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आप ये समझ लीजिए कि जितना भी एक दिन का लेक्चर होगा उस लेक्चर पर बेस्ड 10 क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होंगे, और वह 10 जो क्वेश्चन होंगे वो उसी लेक्चर पर ही बेस्ड होंगे। और वह लेक्चर आप देखने के बाद अगर उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप ये देखेंगे कि जैसे आप इसी तरह अगर करते रहते हैं तो जैसे सिलेबस खत्म होगा आप पाएंगे कि एनसीईआरटी का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आ रहा है या जिसका आंसर आपके पास नहीं है। आप बड़े ही इजीली सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। और बच्चों जो है हमारे चैनल को प्ले स्टोर पर जाकर माई स्कूल ऐप को आप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि जैसे ही कोई नया लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर आज हमारा है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो इसमें हम लोग बच्चों कुछ चीज़ें को जानेंगे कि क्या नीड है, क्या आवश्यकता है कि हम फूड रिसोर्स में इम्प्रूवमेंट करें। तो सबसे पहले व्हाट इज फूड रिसोर्स? फूड रिसोर्स क्या है? तो बच्चों हमें जहाँ से फूड मिलता हो, हमें जहाँ से फूड ऑब्टेन होता है वही हमारा फूड रिसोर्स है। रिसोर्स का मतलब होता है एक बहुत बड़ा स्रोत जहाँ से हम कोई चीज़ ले रहे हैं। तो हमारे लिए फूड का सोर्स क्या है? फूड का रिसोर्स क्या है? या तो प्लांट्स हैं या तो एनिमल हैं। प्लांट्स से जनरली जो है उनको हम एग्रीकल्चरल फील्ड एग्रीकल्चर के माध्यम से उनको हम उगाते हैं, और एनिमल को एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल लाइव स्टॉक भी उसे कहा जाता है आजकल। तो एनिमल हस्बेंड्री के माध्यम से पशुपालन करते हैं। तो बच्चों हम लोग जो ह्यूमन बीइंग होता है अपने फूड के लिए डिपेंड होता है। किस पर डिपेंड होता है बच्चों? तो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं अपने फूड के लिए जनरली डिपेंड होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर। मतलब ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स और एनिमल्स पर क्या होते हैं? डिपेंड्स होते हैं। और बच्चों इस चैप्टर में लिखा है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। देखो भारत जो हमारा इंडिया कंट्री है, इस कंट्री का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन लगभग 70% लोग जो हैं हमारे इंडिया में रहने वाले वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से जुड़े हुए हैं। या तो फार्मर हैं या तो एग्रीकल्चर से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। फिर भी आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है जिन्हें अच्छे से या तो भोजन नहीं मिल पाता, प्रॉपर भोजन नहीं मिल पाता। तो बच्चों हम लोग को इस चैप्टर में ये देखना है कि कैसे प्लांट के रिसोर्स को हम इम्प्रूव करें। तो प्लांट के रिसोर्स को इम्प्रूव करने के क्या मेथड होते हैं, और ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है, ब्लू रिवोल्यूशन क्या होता है, येलो रिवोल्यूशन क्या होता है, इस चीज़ का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों प्लांट जो 1948 के बाद जब बहुत पैदावार बहुत कम थी, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के लीडरशिप में जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर में अच्छे बीज, हेल्दी सीड और टेक्निकल इक्विपमेंट के यूज से और हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक वेरिएशन करके नई वैरायटी को ग्रो किया गया जिनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। और ये जो एक बड़े बृहद लेवल पर जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक सुधार हुआ जिससे हमारा प्रोडक्शन का लेवल काफ़ी बढ़ गया, इसी को हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों जो ग्रीन रिवोल्यूशन नाम ही है ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ग्रीन क्यों है? क्योंकि क्रॉप क्या होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। तो उनके प्रोडक्शन को इन्हांस किया गया। तो इस मेथडोलॉजी को, इस टर्मिनोलॉजी को हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन, इस घटना को हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ग्रीन रिवोल्यूशन में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे
अभी आप लोग पढ़ेंगे बच्चों कि क्रॉप यील्ड क्या होता है। पहला एक टॉपिक है इसका कि क्रॉप यील्ड क्या होता है, व्हाट इज क्रॉप यील्ड। तो बच्चों यहाँ पर हमको देखना है कि क्रॉप यील्ड क्या होता है। कोई बच्चा बताए कि व्हाट इज क्रॉप यील्ड। देखो, बोर्ड में अच्छे स्कोर के लिए ना जितना जरूरी वीडियो लेक्चर है उतना ही जरूरी डीपीपी प्रैक्टिस भी है, क्योंकि डीपीपी में हम लोग 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो, डीपीपी करने के 2 फायदे हैं। पहला फायदा कि तुमको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि वो लेक्चर तुमको पूरा समझ में आया है कि नहीं। और हर डीपीपी में 10 का क्वेश्चन से ना हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे। एक और बात तुमको ये ख्याल रखना, जैसे अभी सर पहला लेक्चर पढ़ा रहे हैं, तो जब तुम सेकंड लेक्चर का वीडियो देखना उससे पहले ऐप से जाके इस लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स देख लो। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये लेक्चर तुम बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे और सेकंड लेक्चर में समझाएगा सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐप पर हर लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स भी मिलेगा, ठीक है। थैंक यू। क्रॉप यील्ड क्या होती है, तो बच्चों ये क्रॉप यील्ड जैसे इसको हम ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं, ऐसे समझते हैं कि सपोज करिए कि ये एक जो है ये एक क्रॉप फील्ड है, एक ऐसा एग्रीकल्चर फील्ड है जहां पर खेती की जाती है। क्रॉप एरिया है, एग्रीकल्चरल लैंड है इतना बड़ा ये, और यहाँ पर हम लोगों ने मान लीजिए कुछ पेड़ लगाया, कुछ खेती किए, धान या गेहूं बोए। मान लीजिए धान बोए, हम लोगों ने धान बोए, तो जो पहले साल फर्स्ट ईयर हमको क्या मिला, 100 kg राइस ऑब्टेन हुआ। लेकिन इसी को जब हम लोग दूसरे सेकेंड ईयर में जब इसको हम लोगों ने ग्रो कराया तो हम लोग को 200 kg राइस ऑब्टेन हुआ, 200 kg राइस। तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पर डियर स्टूडेंट कि राइस वही फील्ड वही है, फील्ड की ना तो लंबाई बढ़ी है ना चौड़ाई, सरफेस एरिया उतना ही है, जगह उतना ही है। लेकिन फर्स्ट ईयर में हम जब पहली बार खेती किए, एग्रीकल्चर किए, तो यहाँ पर हमको 100 kg सीड ऑब्टेन हुए राइस के, जबकि दूसरी बार हमको 200 kg मिला। तो फील्ड उतना बड़ा है लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, इसी को कहते हैं क्रॉप यील्ड, बढ़ जाना। क्रॉप यील्ड क्या हो गई, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्रॉप यील्ड, क्यों, क्योंकि उतना ही सेम फील्ड में जो प्रोडक्शन है वो डबल हुआ, मतलब बढ़ गया। अगर यहाँ पर फील्ड भी बढ़ जाता, प्रोडक्शन तो बढ़ ही गया, लेकिन अगर साथ में फील्ड भी बढ़ जाता तब इसे क्रॉप यील्ड नहीं कहा जाता। क्यों, मतलब तब इसे हम ये नहीं कहते कि प्रोडक्शन बढ़ा है। क्यों नहीं कहते हैं, क्यों, इसलिए नहीं कहते हैं कि बच्चों यहाँ पर देखना, जब फील्ड बढ़ गया तो यील्ड का बढ़ना ये क्या है, स्वाभाविक है, इसमें कोई नया प्रोडक्शन नहीं हुआ, लेकिन एरिया उतना ही है और प्रोडक्शन बढ़ गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉप यील्ड कहते हैं। और इसके लिए हम क्या कहते हैं, प्लानिंग फॉर इंप्रूविंग क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ क्रॉप डेवलप एंड ग्रो। मतलब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कैसा हम प्लानिंग करें जिससे क्रॉप अच्छे से ग्रो करे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग कहा जाता है क्रॉप यील्ड, कि क्रॉप यील्ड क्या है, बढ़ गया। अब बच्चों हम लोग देखेंगे क्रॉप यील्ड के बाद कि क्रॉप टाइप क्या होते हैं, किस तरह के टाइप्स होते हैं क्रॉप के। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप क्रॉप यील्ड समझ गए होंगे कि किसी भी एक फिक्स एरिया में, फिक्स एग्रीकल्चरल लैंड में उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उनको बढ़ाना, यही क्या कहलाता है, क्रॉप यील्ड कहलाता है। अब हम लोग को देखना है क्रॉप टाइप, कि क्रॉप टाइप क्या होते हैं और क्रॉप कितने टाइप्स के होते हैं, इस बात को हम लोग को जानना और समझना है। बच्चों हमारा सेकेंड टॉपिक है क्रॉप टाइप।
क्रॉप टाइप क्या होता है, इसको हम लोग को देखना है। तो बच्चों हम लोग जो क्रॉप होता है, किसी क्रॉप को क्यों ग्रो करते हैं, हमको क्रॉप से क्या मिलता है। तो बच्चों हम लोग को क्रॉप से जनरली क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल। तो बच्चों हम लोग देखेंगे कि क्रॉप टाइप्स क्या होते हैं। तो देखो हम लोग न्यूट्रिएंट सोर्स के बेसिस पर भी क्रॉप को बांटते हैं, उनको बांटा जाता है। जैसे एक है सीरियल, मतलब सीरियल का मतलब होता है सीरियल, CEREAL, सीरियल। सीरियल्स हम लोग कहते हैं किसे बच्चों, जैसे सीरियल का एग्जाम्पल, किसी एक सीरियल का आप लोग एग्जाम्पल दीजिए, जैसे व्हीट, राइस, मेज, ये सब क्या है, सीरियल है। मतलब ग्रेमनी, घास वाली फैमिली के जितने प्लांट को सीरियल्स कहा जाता है, अनाज कहते हैं हिंदी में इनको। तो इसका एग्जाम्पल आपका राइस, व्हीट और मेज, ये सब क्या है, सीरियल्स हैं। तो आप ध्यान दें कि ये जो सीरियल्स होते हैं, इस सीरियल्स में बेसिकली क्या ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो आप देखेंगे सीरियल इज ए गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो सीरियल्स होते हैं ये इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, यह एनर्जी का एक बहुत ही प्रमुख सोर्स होता है, इससे एनर्जी ऑब्टेन होती है। एनर्जी बच्चों हमको कार्बोहाइड्रेट से, हमारी बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसको एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन तीनों से मिल सकती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिल सकती है, फैट से भी मिल सकती है और प्रोटीन से भी मिल सकती है। लेकिन जो मोस्ट प्रीफर करता है, जो जैसे जो हमारी बॉडी की सबसे सुपीरियर जो एनर्जी का सोर्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। इसको हम इस तरह से एग्जांपल से समझें कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है, कोई लड़का है जो कि जलेबी भी खाता है, गुलाब जामुन भी खाता है और रसगुल्ला भी खाता है। तीनों मिठाई हैं, तीनों खाई जाती हैं और वो तीनों को खाता है। लेकिन वो तीनों मिठाइयों को हम रख दें और उससे कहें कि बेटा इसमें से तुम्हें कोई एक ही मिठाई खाना है, तो आप बताइए वो किस मिठाई को खाएगा, किस स्वीट को लेगा? वो उसी स्वीट को लेना पसंद करेगा जो उसका सबसे फेवरेट होगा। तो उसी तरह हमारी बॉडी भी क्या करती है, जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, वो तीनों से एनर्जी ले सकती है। लेकिन जब तीनों हमारे बॉडी में मौजूद हैं तो एनर्जी किससे लेना चाहेगी, तो कार्बोहाइड्रेट से। जैसे वो बच्चा मान लीजिए गुलाब जामुन खाना पसंद करता था तो पहले गुलाब जामुन खा जाएगा। अब जब उसी तरह हमारी बॉडी पहले कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेती है, अब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा तो जो सेकंड प्रायोरिटी होगी फैट से एनर्जी ली जाती है। और जब फैट भी नहीं रहता है तब प्रोटीन से एनर्जी ऑब्टेन होती है। तो बच्चों यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारे बॉडी का एनर्जी का एक प्रमुख सोर्स होता है, जिसे हम ग्लूकोज, स्टार्च या सुक्रोज के रूप में लेते हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। और राइस तो कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही रिच सोर्स होता है। तो बच्चों जो सीरियल्स होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। अब देखो बच्चों सीरियल्स के बाद हम लोग क्या देखेंगे, ऑयल यील्डिंग प्लांट। मतलब ऑयल यील्डिंग का मतलब होता है कि ऑयल सीड क्रॉप, बहुत सारे ऑयल, फर्स्ट आपका हो गया सीरियल, सेकेंड में ऑयल क्रॉप, मतलब वो क्रॉप जिनसे क्या है, ऑयल ऑब्टेन हो। देखो बच्चों जो सीरियल्स है इन्हीं के प्रोडक्शन से संबंधित जो रिवोल्यूशन था उसे ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है। और जो ऑयल यील्डिंग क्रॉप है जिनसे तेल निकाला जाता है, और आप देखते होंगे हर घरों में जो सबसे ज़्यादा यूज करने वाला ऑयल है बच्चों, वो कौन सा ऑयल है, जो सब्जियों बनाने में
या मोस्ट ऑफ द चीज़ों को बनाने या पकाने में यूज होता है वो है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल या सनफ्लावर ऑयल। तो ये जो ऑयल हैं, ऑयल से हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? ऑयल से फैट मिलता है। और जो ऑयल यील्डिंग मेनली प्लांट हैं जैसे मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, ये सब क्या है? ये सोयाबीन है। ये सब ऑयल यील्डिंग प्लांट हैं जिससे हमें ऑयल मिलता है और ये किसके सोर्स होते हैं? फैट के। हालांकि बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में ऑयल या फैट नहीं होने चाहिए, लेकिन इनकी एक निश्चित अमाउंट का हमारे बॉडी में होना उतना ही जरूरी है जितना कि अन्य पदार्थों का, अन्य सब मटेरियल्स का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमें एनर्जी तो प्रोवाइड करते ही हैं और साथ ही साथ हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किए रहते हैं और हमारी स्किन को में जो है टाइटनेस या चमक लाने का भी काम ये करते हैं। और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको बाहरी जो है मैकेनिकल स्ट्रेस या आघातों से उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो फैट का पाया जाना भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो आपने देखा कि जो ऑयल होता है, मोस्ट ऑफ द ऑयल मस्टर्ड से मिलता है। और आप लोगों ने अपने घर, अपने गांव, अपने खलिहान में, अपने खेतों में कहीं न कभी सरसों के पौधों को देखा होगा। जब वो खिलते हैं तो एकदम जैसे लगता है धरती पर कोई पीली चादर बिछ गई हो। उसके फूल इतने पीले पीले होते हैं। तो ऑयल यील्डिंग प्लांट के प्रोडक्शन से संबंधित जो रिवोल्यूशन था, जिसमें ऑयल प्रदान करने वाले प्लांट को क्वालिटी और वैरायटी को इम्प्रूव कर ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, वो बेटा जो रिवोल्यूशन होता है उसे येलो रिवोल्यूशन कहते हैं। येलो रिवोल्यूशन। तो आप ध्यान दें कि ग्रीन रिवोल्यूशन सीरियल के प्रोडक्शन से संबंधित है और येलो रिवोल्यूशन जो है वो ऑयल यील्डिंग क्रॉप से संबंधित है। तो जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो भी प्लांट से रिलेटेड है और जो येलो रिवोल्यूशन है वो भी प्लांट से रिलेटेड है। तो ऑयल यील्डिंग क्रॉप के रिवोल्यूशन को येलो रिवोल्यूशन क्यों कहा गया? क्योंकि इनका जो फ्लावर्स होते हैं वो जनरली येलो कलर के होते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पल्सेस। पल्सेस का मतलब क्या होता है? दाल। क्या होता है? दाल। पल्सेस। पल्सेस, पल्सेस माने होता है बेटा दाल। और इसमें क्या है? जैसे पी, मटर हो गया, ग्राम हो गया, अरहर हो, पिजन पी जो है, ये सब क्या है? ये आपका जो है ग्राम और पी, ये सब क्या है? मतलब जिनसे हमको क्या होता है? दाल प्राप्त होता है, पल्स प्राप्त होता है, उनको हम पल्सेस कहते हैं। और बच्चों आप इस बात को जान लीजिए कि जितने भी पल्सेस होते हैं वो उन्हें सबको खाना चाहिए, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, मतलब जो मीट को नहीं खाते हैं, उनको पल्सेस मतलब इम्पॉर्टेंट रूप से डेली खाना चाहिए। ऐसा क्यों मैंने कहा? पल्सेस सबको खाना चाहिए, लेकिन जो लोग मीट नहीं खाते हैं उनको पल्सेस नियमित रूप से खाना चाहिए, इम्पॉर्टेंट रूप से खाना चाहिए। ऐसा क्यों? कोई बच्चा बताए कि ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों पल्सेस को इसलिए खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो पल्सेस होती हैं ये प्रोटीन की सोर्स होती है। इनमें प्रोटीन रिच होती हैं, इनमें प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होती है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको प्रोटीन मिल जाता है मीट से, क्योंकि मीट भी क्या होता है? प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। चाहे वो मछली हो, चाहे वो चिकन हो, वो क्या होता है? प्रोटीन का सोर्स होता है। और जो प्रोटीन होते हैं बच्चों, इन्हें हम बॉडी बिल्डिंग मटेरियल मॉलिक्यूल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी को बिल्डअप, हमारे मसल्स को बनने में क्या करते हैं? बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो जो प्रोटीन है,
इनका देखेंगे आप, जब कोई पर्सन जिम या इस तरह की जगहों पर जाता है तो आप देखेंगे कि उसे प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में डाइट दिया जाता है, प्रोटीन सप्लीमेंट दिया जाता है, जिससे कि उसके बॉडी की जो मसल्स हैं वो क्या करें, हमेशा बिल्डअप करती रहें। तो ये हमारी बॉडी के प्रॉपर डेवलपमेंट, प्रॉपर ग्रोथ और कि इनके लिए जो है आपका पल्सेस बहुत ज़रूरी हैं, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद बच्चों आता है वेजिटेबल, स्पाइसेस और फ्रूट। क्या आता है बच्चों? वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट। तो बच्चों ये क्या है? वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट। तो जो वेजिटेबल्स होते हैं ये क्या हैं? सब्जियां, हरी सब्जियां। ये तमाम तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, ये जो आप देख रहे हैं विटामिन्स और मिनरल, इनके क्या होते हैं? बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं, वेजिटेबल्स भी और फ्रूट्स भी। आप देखिए ये विटामिन्स और मिनरल के क्या होते हैं? बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो भी होते हैं, आप देखिए वेजिटेबल्स आप अपने घरों में डेली यूज करते होंगे। आप देखे होंगे पंपकिन है, पोटैटो है, तमाम तरह की सब्जियां हैं जिन्हें आप, टोमेटो है, यूज करते हैं। इनका क्या है? इनमें विशेष तरह के विटामिन, मिनरल पाए जाते हैं। तो हमें नियमित रूप से हरी और ताज़ी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। तो और वो भी, और फ्रूट भी हमारे जीवन के बहुत अहम हिस्सा है, जिनमें भरपूर मात्रा में विटामिन पाया जाता है। आप जानते होंगे बच्चों कि जो विटामिन्स है, अगर इनकी हमारे बॉडी में कमी हो जाए तो हमें इनसे संबंधित गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और आपको पता है प्यारे बच्चों कि जैसे जो विटामिन ए होता है वो सारे कलर्ड फ्रूट में पाया जाता है, जैसे मैंगो, पपाया, इन सब में क्या होता है? कलर फ्रूट जितने भी होते हैं उसमें जो है कि आपका पाया जाता है, क्या पाया जाता है बच्चों? पाए जाते हैं विटामिन। और विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो विटामिन ए की कमी से बच्चों देखो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिसे हिंदी में रतौंधी कहते हैं। ऐसे पेशेंट को क्या होता है? दिन में दिखाई तो देता है, दिन में दिखाई देता है लेकिन रात में उनको दिखाई नहीं देता। इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये विटामिन ए की कमी से होता है। जैसे विटामिन सी, विटामिन बी की कमी से बेरी डिजीज हो जाती है। विटामिन सी से स्कर्वी, अगर विटामिन सी की कमी हो जाए, स्कर्वी जो कि खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे आंवला इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। नींबू, जितने भी खट्टे फल हैं सब में विटामिन सी पाया जाता है। तो बच्चों हम लोग को, अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को विटामिन से संबंधित कोई बीमारी ना हो, कोई डिजीज़ ना हो, तो हमें नियमित रूप से अपने डाइट में, अपने भोजन में हरी सब्जियों और फलों को स्थान देना चाहिए, जिससे कि हमें इनसे संबंधित कमी ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि विटामिन जो होते हैं उनका होता क्या है बच्चों कि विटामिन्स का हमारे बॉडी में स्टोरेज नहीं होता है। तो जब स्टोरेज नहीं होता है, जैसे अगर हम एक ही दिन खूब ढेर सारा फ्रूट खा लें और सोचें कि अब हमको ढेर सारा विटामिन मिल गया, अब हमको कभी विटामिन की ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत बात है। क्यों? हमें रोज़ खाना होगा, क्योंकि हमारी बॉडी विटामिन को स्टोर नहीं करती है। उसको क्या करती है? कुछ अमाउंट में विटामिन जो होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल हैं, बस वही लिए जाते हैं, बाकी यूरिन के रास्ते क्या होते हैं? पास आउट हो जाते हैं। तो हमें विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए प्रतिदिन हरी पत्तेदार सब्जियों और फलों का सेवन करना चाहिए। तो बच्चों फल, सब्जियों और फलों का तो बात समझ में आ गया, लेकिन हमने यहाँ स्पाइसेस के बारे में कुछ नहीं बताया। तो स्पाइसेस का क्या रोल है? स्पाइसेस क्यों जरूरी हैं? तो देखो बच्चों, आप लोगों ने घरों में स्पाइसेस मतलब मसाला कहते हैं, जैसे हल्दी, धनिया, जीरा, मरीच, अदरक, ये सब क्या है? मसाला है। तो ये स्पाइसेस हैं। तो इनका अगर सब्जियों या खाना पकाने में या बनाने में इनका क्या रोल होती है, क्या भूमिका होती है? तो बच्चों
जो स्पाइसेस होते हैं उनका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता है, उनमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब चीज़ का उनका कोई बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता है। उनका एक महत्व ये होता है कि फूड के टेस्ट को वो बढ़ा देते हैं, और जब खाने के स्वाद को वो बढ़ा देंगे, टेस्ट को बढ़ा देंगे, तो जो खाना है वो व्यक्ति जो खाने वाला होगा वो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में खाएगा, थोड़े अच्छे ढंग से खाएगा, मन से खाएगा। तो जब कोई व्यक्ति ज़्यादा भी खाएगा, मन से भी खाएगा, ढंग से भी खाएगा, तो क्या होगा, उसको बॉडी में ज़्यादा विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इस तरह से बच्चों जो स्पाइसेस होते हैं उनका क्या भूमिका है, भोजन को स्वादिष्ट बनाना और साथ ही साथ जो है खाने की क्षमता में बढ़ोतरी करना, जिससे कि भोजन के प्रति जो है उत्साह बना रहे, खाने की रुचि बनी रहे। और बच्चों इसके अलावा जो है वो है फोडर क्राफ्ट। फोडर माने होता है चारा। देखो बच्चों फोडर, फोडर क्राफ्ट मतलब फोडर माने होता है बच्चों चारा, पशुओं का चारा। देखिए हम लोग के चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो जो फूड रिसोर्सेस हैं इनमें बच्चों अगर हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा फूड रिसोर्स क्या होता है, एनिमल से भी होते हैं, क्योंकि एनिमल से भी हमें मिल्क मिलता है, एग मिलता है, मीट मिलता है, मतलब दूध, अंडा और मांस, ये हमें ऑब्टेन होते हैं किससे, एनिमल से। तो जो एनिमल हस्बेंड्री हम कर रहे हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि हमको एक अच्छे अमाउंट में मीट मिले, अच्छे अमाउंट में एग मिले, अच्छे अमाउंट में मिल्क मिले, तो हमें जिस एनिमल्स को हम पाल रहे हैं, जिनके हम हस्बेंड्री कर रहे हैं, उनको क्या करें, उनको बच्चों अच्छा चारा दे, अच्छा भोजन दे, उनका अच्छे से रख रखाव करें, उनका अच्छे से मैनेजमेंट करें, जिससे कि उनको कोई बीमारी ना हो और उनकी शारीरिक क्षमता बनी रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि फोडर क्रॉप मतलब कुछ चारा, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा जो है कि डोमेस्टिक, जैसे बरसिम और ओट, ये बरसिम आपने नाम सुना होगा, गांव में देखा होगा बरसिम, ओट, ये सब क्या है, ये पशुओं को खिलाए जाने वाले पशुओं के चारा हैं, जिन्हें खाकर पशु स्वस्थ और निरोग रहते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप सीजन। तो प्यारे बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि क्रॉप सीजन क्या होता है, क्रॉप सीजन का मतलब क्या है, क्यों क्रॉप सीजन की जानकारी होना जरूरी है, क्रॉप सीजन के बारे में नॉलेज क्यों जरूरी है। अगर हम किसी एग्रीकल्चरल सेक्टर में जा रहे हैं, किसी एग्रीकल्चर खेती को हम कर रहे हैं तो हमें क्रॉप सीजन का नॉलेज होना क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसका सबसे मेन बात यह है बच्चों कि हर तरह की जो क्रॉप होती है वो हर तरह के सीजन में नहीं होती। हर तरह की क्रॉप को हर तरह के सीजन में नहीं उगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि हर क्रॉप की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसको एक निश्चित अमाउंट में, एक फिक्स अमाउंट में नमी चाहिए, वाटर चाहिए, उसको उसके साथ साथ लाइट का उतना ड्यूरेशन चाहिए, तो उस तरह से उसका टेम्परेचर चाहिए कि इतना टेम्परेचर हो। तो मान लीजिए कोई प्लांट ऐसा है जो लो टेम्परेचर पर फ्लावरिंग करता है तो उसे ठंडी के समय, जाड़े के समय में उगाया जाएगा, विंटर सीजन में, और कोई हाई टेम्परेचर पर ग्रो करता हो तो उसे जो है कि गर्मी के सीजन में ग्रो कराया जाएगा, समर सीजन में। तो बच्चों क्या है कि किस प्लांट को हमको ग्रो कराना है, किस प्लांट को हमको ग्रो नहीं कराना है, कब कौन से प्लांट का सीजन है, इसका नॉलेज होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना इसके नॉलेज के हम एक प्रॉपर अमाउंट में किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो क्रॉप का प्रोडक्शन हमको हमेशा मिलता रहे और एक अच्छी अमाउंट में मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि हमको क्रॉप सीजन का पता होना चाहिए, और वह सीजन जो किसी क्रॉप के ग्रो और डेवलपमेंट के लिए अनुकूल होती है, मतलब उसके लिए
अच्छी मानी जाती है वही उस क्रॉप का क्या कहलाता है, क्रॉप सीजन कहलाता है। और इस क्रॉप सीजन के आधार पर, क्रॉप सीजन के बेसिस पर क्रॉप को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो बच्चों 3 पार्ट कौन से हैं, खरीफ नंबर 1, इसको कहते हैं खरीफ। नंबर 2 बच्चों, खरीफ के बाद होता है रबी, क्या होता है, रबी। और खरीफ के बाद रबी। और नंबर 3 बच्चों, रबी के बाद होता है आपका जायद, क्या होता है, जायद। हाँ बच्चों, अब खरीफ की क्रॉप तुम किसे कहोगे, किस क्रॉप को आप खरीफ में रखोगे, किसे रबी में रखोगे और किसे जायद में रखोगे। ये डिपेंड करता है कि वो किस मंथ में बोई जाती हैं, उनका कब से कब तक का सीजन होता है। तो जून से अक्टूबर, जून से अक्टूबर यह होता है खरीफ फसल। जून से अक्टूबर में जैसे इस समय का जो सीजन चल रहा है वो खरीफ प्लांट का है। इसका एग्जाम्पल जैसे पैडी, पैडी माने धान, जिससे बच्चों कि राइस ऑब्टेन होती है। सोयाबीन, मेज, ये सब क्या है, मेज, ये सब खरीफ की फसल मानी जाएंगी। क्यों खरीफ की फसल मानी जाएंगी, क्यों, क्योंकि इनका प्रोडक्शन हम जून से अक्टूबर के बीच करते हैं। इनका बुआई कब की जाती है, जून से अक्टूबर के बीच में की जाती है। तो क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि बच्चों आप ध्यान दें कि जून से अक्टूबर के बीच इन जो फसलों को जो उगाया जाता है, इनको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और पानी के साथ साथ खूब ज़्यादा लाइट की भी ज़रूरत होती है। तो जून से अक्टूबर कौन सा कैसा सीजन माना जाता है, बरसात का सीजन, रेनी सीजन। तो इस सीजन में क्या है, वाटर भी मिलेगा, पानी की भी अवेलेबिलिटी है और इस सीजन में उनको डे ड्यूरेशन मतलब सनलाइट की अमाउंट भी एक अच्छी खासी मिल जाती है, जिससे इन फसलों को हम जून से अक्टूबर के बीच में बोते हैं। और एग्जाम्पल है पैडी और मेज, क्या है, सोयाबीन भी इसी का एग्जाम्पल है। और जो रबी की फसल होती है उसे नवंबर टू अप्रैल में उगाया जाता है। कब उगाया जाता है, नवंबर टू अप्रैल। नवंबर से अप्रैल के बीच में इनको क्या किया जाता है, ग्रो कराया जाता है। मतलब ये कैसे प्लांट होते हैं जो कि जिनको कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, मतलब ठंडी के समय में ग्रो कराए जाते हैं। इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल वीट, ग्राम मतलब चना, ये सब क्या है, ये आपके रबी के फसल है। मतलब जहाँ खरीफ की जो फसल होती है उसे काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और एक हाई टेम्परेचर की भी ज़रूरत होती है। लेकिन आपकी जो रबी की फसल है उसे लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और कम पानी की भी ज़रूरत होती है, जिससे कि उसको हम जाड़े में उगाते हैं। और एक तीसरी फसल हमारी है जायद की, जो छोटा सा सीजन होता है अप्रैल से जून। अप्रैल से जून के बीच ग्रो कराई जाती है और इसका एग्जाम्पल है वाटरमेलन, पंपकिन, ये सब हैं। मतलब वाटर मेलन, पंपकिन। आप लोगों ने बच्चों खरबूजा, तरबूजा ये सब देखा होगा। ये बड़े कम समय के शार्ट ड्यूरेशन के फसल होते हैं, जिनको भी हम लोग क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। तो बच्चों जायद की जो फसल हैं ये क्या है, अप्रैल से जून के बीच एक शार्ट ड्यूरेशन में ग्रो कराई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, चैप्टर पढ़ा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का लेक्चर नंबर 1 ये है। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ह्यूमन बीइंग कैसे जो है कि अपने फूड के सोर्स के लिए, फूड के
कैसे वो प्लांट और एनिमल पर डिपेंड है और कैसे प्लांट और एनिमल हमारे फूड के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं और हम कौन सी ऐसी टेक्निक अपनाएं, कौन सी ऐसी तकनीक अपनाएं, क्या करें जिससे कि हमारे जो इम्प्रूवमेंट है, हमारा जो क्रॉप का प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी इम्प्रूव हो और उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए। और बच्चों केवल क्रॉप का प्रोडक्शन ही एक महत्वपूर्ण बात नहीं है, बल्कि अगर क्रॉप का प्रोडक्शन ही बहुत ज़्यादा हो जाए लेकिन उसका रख रखाव ठीक से ना हो, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है जिससे वर्ष भर उसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे। मतलब वो जैसे आप देखते हैं कोल्ड स्टोरेज में आलू, सब्जियां, फल ये सब रखे जाते हैं जो कि साल के साल हमें एकदम ऑब्टेन होते रहते, मिलते रहते हैं। तो इनकी मैनेजमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है और मैनेजमेंट के साथ साथ इनका सबके तक पहुंचना भी ज़रूरी है ताकि हर व्यक्ति इनका जो है लाभ उठा सके। तो ये सब चीज़ों का अध्ययन हम लोगों ने किया। अभी इस चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ना है जिसको कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने ये सब जाना कि क्रॉप के टाइप्स क्या होते हैं, क्रॉप यील्ड क्या होता है, जो जिसमें हमने क्रॉप टाइप्स में तमाम तरह के सीरियल्स क्रॉप, पल्सेस, ऑयल यील्डिंग क्रॉप, वेजिटेबल्स, फ्रूट और स्पाइसेस, फोडर क्रॉप, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने क्रॉप सीजन के बारे में जाना कि क्रॉप सीजन क्या होता है, क्रॉप सीजन का इम्पॉर्टेंस क्या होता है, क्यों क्रॉप सीजन ज़रूरी है, जिसका कि जवाब हम लोगों ने पाया, जिसका आंसर हम लोगों ने पाया कि पर्टिकुलर प्लांट को ग्रो करने के लिए पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन की ज़रूरत होती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, एक पर्टिकुलर लाइट की ज़रूरत होती है और वाटर और मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। और वह वाटर और मॉइस्चर एक पर्टिकुलर सीजन में ही अवेलेबल होता है। तो जिस प्लांट के लिए जो सीजन मुफीद होता है उसी को उसका सीजन कहा जाता है। क्रॉप सीजन के बेसिस पर हम लोगों ने क्रॉप को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया, खरीफ, रबी और जायद। तो खरीफ को हम लोगों ने देखा कि खरीफ वो क्रॉप होते हैं जो कि काफ़ी वाटर, जिनको कि मैच्योरिटी के लिए या फ्लावरिंग के लिए या फ्रूटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा वाटर और वाटर के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा डे ड्यूरेशन मतलब सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें हम लोगों ने देखा पैडी और मेज, मतलब जिससे राइस निकलता है, मेज निकलता है, सोयाबीन है, ये सब क्या है, खरीफ की फसल है जिसे जून और अक्टूबर के बीच उगाया जाता है। और रबी की जो फसल है, रबी की फसल जो होती है वो नवंबर से अप्रैल के बीच उगाई जाती है। तो नवंबर से अप्रैल क्या होता है बच्चों, जाड़े का सीजन होता है। इस समय टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो क्या है कि टेम्परेचर कम है और जाड़े का सीजन होता है। तो इस समय बच्चों वीट और ग्राम, मतलब इनको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए और इनको ज़्यादा लाइट भी नहीं चाहिए। तो इसमें इसका एग्जाम्पल है वीट और ग्राम। और उसके अलावा एक छोटा सा सीजन हम लोगों ने देखा जिसे कहीं कहीं मेंशन नहीं भी किया जाता, लेकिन इसकी जानकारी, इसका नॉलेज होना बच्चों बेहद ज़रूरी है, क्योंकि किसी की चीज़ का छूटना अच्छी बात नहीं होती है। तो बच्चों ये तीसरी जो फसल है वो जायद की फसल कहलाती है, जायद क्रॉप कहलाती है, जो अप्रैल और जून के बीच में उगाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है वाटरमेलन, पंपकिन। आपने देखा होगा गर्मी कुछ अप्रैल से जून के बीच में तरबूजा, खरबूजा को बिकते हुए, जो कि कम ही समय के लिए आती हैं। तो ये जो है बच्चों क्रॉप सीजन के बेसिस पर हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेटा इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, मतलब क्रॉप की यील्ड को कैसे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए कि हमारी क्रॉप की यील्ड बढ़ जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है और इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को फूड अवेलेबल कराने के लिए हमको ट्रेडिशनल के बजाय टेक्निकल और साइंटिफिक मेथड अपनाने होंगे एग्रीकल्चर के लिए। तो वो कैसे हमारा क्रॉप का यील्ड बढ़े, हम क्या क्या मेजरमेंट अपनाएं जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़े, इस बात पर हम लोग चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन बच्चों आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले इस लेक्चर से संबंधित जो डीपीपी होगी उसे ज़रूर सॉल्व करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा,
ताकि इस वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, जिससे आप तुरंत बिना चुके तुरंत उस वीडियो को देखेंगे। जिससे और एक वीडियो को अगले वीडियो को देखने से पहले पिछले वीडियो को भी देखना न भूलें। क्यों? क्योंकि हर वीडियो आपस में कहीं न कहीं से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो एक भी अगर वीडियो आप मिस करेंगे, छोड़ेंगे, तो बेहद नुकसान होगा आपका बच्चों। और हमारे चैनल माई स्कूल ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड करें। और अगर कोई क्वेश्चन आपको अच्छे से देखेंगे, आपको सारे क्वेश्चन हैं, कोई क्वेश्चन डीपीपी का नहीं आ रहा है अच्छे से, तो उसको आप फिर से लेक्चर को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि जो भी डीपीपी के क्वेश्चन होंगे वो उसी लेक्चर से ही बनाए जाते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।